तो स्टार्ट करते हैं इसके ग्रामीण विकास के आपके एमसीक्यू। और ये आपका लास्ट एमसीक्यू है टर्म वन का। क्लियर है? इससे पहले के सारे एमसीक्यू हमारी तरफ से कंप्लीट है। एमसीक्यू मतलब क्या, यहाँ पे मैं 1 मार्क इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाता हूँ और एक ही लाइन में करवाता हूँ ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो ज्यादा। क्लियर है ना? चलो, तो अब हम इसके एमसीक्यू खत्म कर लेते हैं और इसके एमसीक्यू खत्म होने के बाद आपका टर्म टू स्टार्ट हो जाएगा। और टर्म टू के मैंने आपको बताया था कि नेशनल इनकम की जो जो आपका जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसके 1 से लेके 4 चैप्टर के ऑलरेडी नोट्स में डाल चुका हूँ। ठीक है, पहले मैंने करवा दिया था, जब कोर्स आया था उससे पहले करवा दिया था। तो वो पूरा कोर्स है, ठीक है, आप उसे कर सकते हो, उसमें कुछ भी नहीं छूटा होगा। क्लियर है ना? तो आप वहां से उसे कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद जब टर्म टू स्टार्ट हो जाएगा वहां से, और बाकी की मैं धीरे धीरे आगे बनाता रहूंगा ताकि आपको वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। क्लियर है ना? तो अभी बात करते हैं ग्रामीण विकास के 1 नंबर के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें जो पहले मैंने 10 आपके सामने लिख दिए। ठीक है ना? और इसके बाद धीरे धीरे मैं और आगे बढ़ता चला जाऊंगा इसमें भी। देखो, सबसे पहला वर्ड जो लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ है ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, ये ऑपरेशन फ्लड की बात कर रहा है, जो कि कब आरंभ हुआ था? ये आरंभ हुआ था 1966 में। ठीक है ना? तो ऑपरेशन फ्लड की अगर हम बात करें तो ये लागू कब करवाया गया था? तो लागू हुआ था 1966 में। और इसका जो आरंभ हुआ था सबसे पहले गुजरात में हुआ था। ठीक है, और आगे लिखा हुआ है सहकारी विपणन मॉडल पर आधारित है। यानी ये जो ऑपरेशन फ्लड था ये सहकारी विपणन पर आधारित था। किस पे था? सहकारी विपणन पर। ठीक है, तो साथ में आप भी उतार लीजिए पहला पॉइंट। उतार लीजिए अभी, जब तक मैं ऐसी कुछ चीज से देख लेता हूँ। हाँ, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। ऑपरेशन फ्लड लागू कब हुआ था? 1966 में लागू हुआ था। ठीक है, कहां पे सबसे पहले से लागू किया गया था? तो गुजरात में किया गया था। और ये सहकारी विपणन मॉडल पर आधारित है। यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं। पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट होता है। पॉइंट नंबर 2, डैश का प्रयोग करने से मिट्टी के उपजाऊपन जो है वो नष्ट हो जाता है, मिट्टी का उपजाऊपन खराब हो जाता है। तो बेटा मैंने बताया था कौन सा, वो रासायनिक उर्वरकों का अगर आप यूज करते हो तो उससे आपका मिट्टी की उपजाऊपन जो खत्म हो जाती है। क्लियर है? चलो, इसीलिए जैविक कृषि को क्या है बोला जाता है कि आप जैविक कृषि की ओर जाओ। चलो, पॉइंट नंबर 3, संस्थागत स्रोत, साख के स्रोत। तो उसमें सरकार आगे, संस्थागत में इंस्टीट्यूशनल जो सोर्सेज हैं, सरकार है, सहकारी समितियां हैं, व्यापारिक वाणिज्यिक बैंक, यानी कोई भी बैंक होगा तो यही आएगा, याद रखना, जो भी बैंक होगा। ठीक है ना? और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये यहाँ पे आया हुआ है। डन। उसके अलावा गैर संस्थागत साख के स्रोत, यानी जो पुराने टाइम के थे, तो उस टाइम पे भूस्वामी, गांव के व्यापारी, महाजन, जिन्हें साहूकार भी बोलते हैं, जिनसे क्या है बेचारे वो किसान जो है वो पैसा ले लेते थे। ठीक है, और बेचारे उन्हीं के कर्जों के तले दब जाते थे। क्लियर है? तो पॉइंट नंबर 4 तक हमने कर लिया है। ठीक है, अब मैं दोबारा बोल रहा हूँ, देखो मेरी तरफ से इकोनॉमिक्स का कोर्स कंप्लीट होता है। डन। तो मैं तो यही बोलूंगा आपका पेपर काफी अच्छा जाए, बहुत अच्छा पेपर करो आप, 40 में से 40 नंबर लेके आओ, जो अगर 40 नंबर का पेपर है तो। और अगर किसी और का अलग नंबर का अगर पेपर चल रहा है जो सीबीएसई बोर्ड से नहीं है, कहीं और से है, और उसका अलग टाइप से पेपर चलेगा, तो मैं चाहता हूँ वो भी अपने पूरे पूरे नंबर लेके आए। क्लियर है ना? चलो, 5वां पॉइंट हमारा है डैश शीघ्र खराब हो जाते हैं, यानी जैविक खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो जल्दी नष्ट हो जाते हैं। मैंने आपको जब सबसे पहला लेक्चर करवाया था पार्ट नंबर 1, तो उसमें जैविक खेती के बारे में बताया था, और साथ में जो हमारा जो परंपरागत खेती होती थी उसके बारे में बताया था। और वहां पे मैंने बताया था कि जो जैविक वाले होते हैं, जिनको बोला कि जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाता है, बट इनके जो, और ये स्वादिष्ट भोजन भी आपको प्रदान करते हैं, स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक भोजन आपको देते हैं, बट दिक्कत यहाँ पे यही आती है कि ये जल्दी खराब हो जाते हैं। क्लियर? पॉइंट नंबर 6, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय डैश का केवल एक काल्पनिक अस्तित्व था। ये पॉइंट ऑलरेडी मैं कवर करा चुका हूं ये भी। तो संस्थागत जो स्रोत थे वो क्या है, उनका एक काल्पनिक अस्तित्व था ओनली। क्लियर? सभी अंतर्वर्ती, अंतर्वर्ती मैंने आपको बताया था, जैसे नदियां हो गई, झीलें हो गई, तालाब हो गए। ठीक है, ये अंतर्वर्ती के अंदर आता है, जो कि देश के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और महासागर स्रोत हो, महासागर आपको बाहर, ठीक है, आपके बाउंड्री लाइन से थोड़ा बाहर। तो महासागर में समुद्र और बड़े महासागर आ गए, सागर और महासागर नहीं, समुद्र और महासमुद्र जो बोल सकते हो आप, उनको मिलाकर के जलागार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जलागार बोला जाता है। ग्रामीण विकास की विलंबित चुनौतियां, अगर लिंगरिंग चैलेंजेस की अगर हम बात करें, लिंगरिंग चैलेंजेस में ग्रामीण साख की चुनौती आती है, ये वाला पॉइंट। और दूसरा आपके ग्रामीण विपणन की चुनौती है, यानी क्रेडिट की है और साथ में मार्केटिंग की है। तो साख की चुनौती और विपणन की चुनौती। बट वहीं पे अगर मैं ग्रामीण विकास की उभरती चुनौती बोलूंगा, इमर्जिंग चुनौती बोलूंगा, तो इमर्जिंग में हमारे पास क्या है, उत्पादन क्रियाओं का विविधीकरण की आवश्यकता, यानी आप एक ही फसल पे ना रहो, आगे और अलग चीजों पे भी जाओ। तो इस टाइप की चीजें मैंने पढ़ाई थी आपको।
तो विविधीकरण यानी डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहा है, और साथ में जैविक कृषि की आवश्यकता कि जैविक कृषि क्यों जरूरी है उसकी बात यहाँ पे की गई थी। क्लियर है, जो कि हमारा सबसे पहला टॉपिक ही था खत्म करने का। डन। वर्ष 1991 के सुधार मूल रूप से किस पे आधारित थे? तो याद रखना 1991 के जो भी सुधार थे वो कृषि पे आधारित नहीं थे, उसमें कृषि की अवहेलना की गई थी और कृषि के ऊपर निवेश तो था ही नहीं शुरू के वर्ष में। ठीक है ना, सोचो कृषि को बिल्कुल पीछे धकेल दिया था, जो कि सबसे बड़ी गलती बोले जा सकती है आपकी। ठीक है ना, तो बट ये भी बोला जाता है कि उसको अगर वो सुधार नहीं होते तो इंडिया की बुरी हालत हो जाती, समथिंग दिस दैट। बट ठीक है, समझ में आ गया वो कि सुधार बहुत जरूरी थे उस टाइम पे, बट साथ में कृषि पे भी ध्यान देना चाहिए था। और वही ड्रामा हुआ कि 1991 के सुधार सिर्फ औद्योगिक विकास के ऊपर थे, बाहरी व्यापार के ऊपर थे, ठीक है, बट कृषि के ऊपर नहीं थे स्टार्टिंग में। ठीक है, तो कृषि की इसमें अवहेलना की गई थी, ये पॉइंट हो गया। अब आपने देखो मेरे साथ बहुत सारे चैप्टरों के एमसीक्यू किए, आपने मेरे साथ बहुत सारे चैप्टर के एमसीक्यू किए, यानी 1 मार्क इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपने मेरे साथ किए, और आपने देखा होगा लगभग लगभग सारा कवर किया गया। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से पूरा 100% दिया आपको कि पूरा कवर हो सके। बट फिर मैंने आपको ये भी बोला था कि बहुत सारे बच्चे जो है एमसीक्यू के भरोसे ही जाएंगे, मुझे पता था 1 मार्क के क्वेश्चन के भरोसे जाएंगे। तब मैंने ये भी कहा हुआ आपको कि आपको वीडियोस कवर करनी चाहिए, आपको पूरी वीडियो कवर करनी चाहिए, ताकि ना कोई भी ना एक जगह ना छूटे किसी को नंबर काटने के लिए या फिर कोई ऐसा पॉइंट देने की जिससे आपको दिक्कत हो। इसलिए प्लीज वीडियो को पहले पूरा देखो, उसके बाद एमसीक्यू देखो, देखो आप पूरा 100% निकल के बाहर आओगे। समझ में आ गया ना? तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, 10 हमने पॉइंट लिख लिए हैं और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं और पॉइंट्स की ओर। तो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर आपका जो अगला है मेरे पास वह है पॉइंट नंबर 11, यानी क्वेश्चन नंबर 11 है, डैश निर्धनों को दिए जाने वाले ऋण को बोला जाता है, यानी जो निर्धन लोगों को छोटे ऋण दिए जाते हैं ना, वर्ड क्या लिखा हुआ है? छोटे ऋण। ठीक है, और किनको दिया जा रहा है? निर्धन लोगों को, तो उसको क्या बोला जाता है? अति लघु साख। अति लघु साख वो साख होता है जो किसको दिया जाता है? निर्धन लोगों को दिए जाने वाले छोटे ऋण होते हैं। क्या होता है? निर्धन लोगों को दिए जाने वाले छोटे ऋण होते हैं। तो पॉइंट नंबर 11 कंप्लीट होता है। पॉइंट नंबर 12 की ओर चलते हैं। ठीक है ना, पॉइंट नंबर 12 क्या कह रहा है? पॉइंट नंबर 12 कह रहा है कि अधिकांश विकसित देशों में लगभग 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 कितना 10% खाद्य प्रणाली जो है वो किसके अंतर्गत आती है? जैविक खेती के अंतर्गत आती है। तो 10% की जो खाद्य प्रणाली वो जैविक खेती के अंतर्गत आती है, आपको ये याद रखना है। ये पॉइंट आपको दोनों वे में पूछा जा सकता है कि जो अधिकांश विकसित देशों में लगभग 10% खाद्य प्रणाली किसके अंदर आती है? परंपरागत के अंदर या फिर जैविक के अंदर? तो आप बोलोगे जैविक के अंदर। क्लियर है, समझ में आ गया? दूसरा तो मैंने लिखा ही है। आगे, जैविक खाद्य की बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिए कौन कौन, एक तो खुदरा श्रृंखला और दूसरा सुपरमार्केट को हरित पद यानी ग्रीन स्टेटस से सम्मानित किया जाता है। और ये मैंने आपको ऑलरेडी थ्योरी की क्लास में बताए हुए हैं कुछ पॉइंट्स मैंने। ठीक है ना, तो जैविक खाद्य की बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिए खुदरा, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, खुदरा श्रृंखला और सुपरमार्केट, ये दोनों नाम भी आपको याद रखने पड़ेंगे, को किससे सम्मानित किया जाता है? हरित पद से। किससे? ग्रीन स्टेटस से इनको सम्मानित किया जाता है। तो 3 पॉइंट हमारे होते हैं। चौथा पॉइंट करते हैं इस वाले पेज पे। अक्सर जैविक खाद्य पदार्थ पारंपरिक खाद्य पदार्थों की तुलना में लगभग, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट बताया हुआ है, ठीक है ना, लगभग लगभग 10 से 100% अधिक कीमत पर मिलते हैं। इसका मतलब थोड़े महंगे होते हैं, क्योंकि मैंने आपको पार्ट 1 में पढ़ाया था जैविक खेती और परंपरागत जो खेती होती थी, पारंपरिक खेती होती थी, उसमें क्या अंतर है। जबरदस्ती मैंने एक छोटा सा मतलब आपके लिए माइंड में सेट हो जाए इसलिए मैंने वो एग्जांपल आपको लिखवाया था और वो थोड़ा डिफरेंस पे लिखवाया था। क्लियर है? उसमें मैंने आपको बार बार बताया था, उन्होंने बताया था कि जो जैविक खेती होती है उससे आपको स्वादिष्ट, स्वास्थ्यवर्धक आपको खाना मिल जाता है, मिट्टी की उपजाऊपन ऐसी कैसी बनी रहती है, कोई दिक्कत नहीं आता, केमिकल्स वेमिकल्स यूज नहीं होते हैं। बट पंगा इसके साथ यही था कि एक तो ये महंगे होते हैं, अधिक कीमत पर मिलते हैं, दूसरा ये जल्दी खराब हो जाते हैं। क्लियर है ना? तो वही लिखा हुआ है कि जो जैविक खाद्य पदार्थ होते हैं वो पारंपरिक खाद्य पदार्थों की तुलना में लगभग लगभग 10 से 100% अधिक कीमत पर मिलते हैं। डन। तो हमने 14 पॉइंट हमने कंप्लीट कर दिए हैं। अगला पॉइंट हमारा अल्पकालीन साख। ये सारे पॉइंट्स आई थिंक कॉपी में थे, इसको छोड़ करके शायद, ठीक है ना, लगभग कॉपी के ही पॉइंट्स सारे अभी तक तो जो मैंने आपको नोट्स करवा दिए। अल्पकालीन साख की अगर हम बात करें तो 6 से लेके 12 महीनों तक का ये साख होता है। इसके बीच का ये इसमें जो ऋण दिया जाता है, ठीक है, उधार दिया जाता है, वो उसके अंदर आता है। ये जो ऋण होता है ये बीज के लिए, उर्वरकों, खाद, कीटनाशक दवाइयों आदि के लिए मिलता है ये। क्लियर है? बट वहीं पे एक मध्यकालीन साख भी होता है जो कि 12 महीनों से ज्यादा और 5 वर्षों तक के लिए मिलता है। और इसमें जैसे आपका मशीनरी खरीदना है, बाड़ लगवानी है, जो चारों तरफ लगता है ना, फेंसिंग करवाते हैं, आई थिंक जैसे कुछ बोलते हैं ना, और कुओं को खुदवाने, इस टाइप का काम इसके अंदर आता है। यानी इसके लिए आप लोन यहाँ पे ले सकते हो, उधार ले सकते हो। क्लियर है?
फिर आता है दीर्घकालीन साख, जो कि थोड़ा और बड़े लेवल यानी 5 वर्ष से 20 वर्ष तक के लिए दिया जाता है, और इसमें अतिरिक्त भूमि खरीदनी है, या फिर जो आपके पास ऑलरेडी जो भूमि आपके पास पड़ी है उसमें आप स्थायी सुधार करवाना चाहते हो, ठीक है। तो अगर आप सुधार करवाना चाहते हो, इंप्रूवमेंट कराना चाहते हो थोड़ा बहुत, तो ये आप करवा सकते हो। समझ में आ गया। तो ये 3 तरह के आपके साख थे। आप यहां तक प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, मैं एक चीज चेक कर लेता हूं उतने में। फटाफट से उतार लीजिए यहां तक। तो क्वेश्चन नंबर 17 तक आपका हो गया, ठीक है ना। जिन्होंने नहीं उतारे हैं अभी तक, प्लीज वो वीडियो को पॉज कर ले, मैं बार बार बताता हूँ, उसके बाद उतार सकते हैं। क्लियर है। और पूरी कोशिश है कि आपको बिल्कुल साफ सुथरा आपको मिल सके, क्योंकि बहुत पहले की जो वीडियोस होती थी, आई थिंक इस वाले एडिशन की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, दिसंबर 2019 में मैंने स्टार्ट किया था वीडियो बनाना, और स्टार्टिंग के कुछ महीने मैं खुद ही सीख रहा था वीडियो कैसे बनाई जाती है, ठीक है। मेरे भाई ने मेरी हेल्प करी इसमें बनाने में, क्योंकि मुझे वीडियो का कुछ भी आइडिया नहीं था कैसे बनाई जाती, क्या किया जाता। तो स्टार्टिंग में कुछ बहुत सारी वीडियोस बेकार भी बनी है, ठीक है, बट धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आई है। अभी हम इस लेवल तक पहुंचे हैं, और आगे होप सो बहुत अच्छा लेवल आएगा, ठीक है। बट आप सबका साथ चाहिए उसके लिए मुझे। डन। चलो पॉइंट नंबर 18 पे आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 18 कह रहा है स्वर्णिम और सुनहरी क्रांति, ऑलरेडी ये करवा चुका हूं। ये बच्चा आपका फल सब्जियां और शहद से रिलेटेड होता है, यानी बागवानी और उद्यान विज्ञान से होता है। कैसे? उद्यान विज्ञान से ही संबंधित होता है, ये आपको याद होना चाहिए। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन यानी HYV सीड्स की बात करता है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, यानी अधिक उपज देने वाले बीजों का यहाँ पे उपयोग किया जाता है, जिसके साथ आपको एश्योर्ड वाटर सप्लाई यानी पानी मिलता था, है ना। आपको कीटनाशक जो दवाइयां होती है एंड ऑल सब कुछ मिलता था आपको इसे। तो ये हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स होते थे और थोड़ा महंगा पैकेज होता था, ठीक है ना। जैविक कृषि के मुकाबले ये महंगा पैकेज है इस मामले में लेने में, ठीक है ना। चलो आगे श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है, ये आप याद रख सकते हो, 3 पॉइंट एक्स्ट्रा में लिखवाया मैंने, ठीक है। नीली क्रांति मत्स्य पालन मछली पालन से रिलेटेड है, और भूरी क्रांति आपका उर्वरक और इसको बोल सकते हो खाद उत्पादन के लिए, खाद उत्पादन के लिए ना, खाद खाद उत्पादन, तो ये इससे रिलेटेड है ना। तो हमने कर लिया, डन है ना। तो इसमें एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, मैंने बार बार बोल रहा हूं, ये जो पैकेज होता था ना जिसमें आपको एश्योर्ड वाटर सप्लाई मिलती थी, कीटनाशक और ये सब दवाइयाँ सब मिलता था, ठीक है ना, बीज एंड ऑल जो भी था, तो ये थोड़ा महंगा पैकेज पड़ता था। जैविक कृषि इस मामले में पैकेज के मामले में सस्ता है, क्योंकि उसको पैकेज नहीं लेना पड़ता। बट खेती करने की जो कॉस्ट है, जो ज्यादा दिक्कत आती है बेटा, जैविक में थोड़ा दिक्कत ज्यादा है, क्योंकि सही से जो फसलें वो जल्दी नष्ट हो जाती है जैविक के अंदर, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में जल्दी नष्ट हो जाती है। बट बेनिफिट मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि देखो जल्दी नष्ट होना दूर की बात है, बट आप अपने लिए देखो ना, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है जैविक कृषि। ये नहीं है, ये जो हरित क्रांति में HYV सीड्स लाए थे, बट इसमें केमिकल्स एंड ऑल का यूज होता है, तो ये शरीर के लिए अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है। और जैविक कृषि की कॉस्ट भी ज्यादा आती है, ठीक है, इसकी कॉस्ट थोड़ी कम थी, बट याद रखना खरीदने की कॉस्ट इसकी ज्यादा है। इसमें पैकेज लेना पड़ता, उसमें पैकेज नहीं लेना पड़ता, ठीक है। बस पैकेज की कॉस्ट इसकी ज्यादा है, बाकी इसकी कॉस्ट उससे कम है, परंपरागत वाले से, सॉरी उससे जैविक कृषि से कम है इस वाले की। क्लियर है ना। चलो, तो खरीदने की कॉस्ट ज्यादा है इसकी, ठीक है। इसमें कोई और इस वाले में कोई पैकेज लेना नहीं पड़ता, जैविक में तो थोड़ा सस्ता पड़ता है स्टार्टिंग में। बट जैविक कृषि अल्टीमेटली अगर बाद में बात करें ना, तो जैविक कृषि थोड़ी महंगी पड़ती है, ठीक है। बट ये और ये सस्ता पड़ता है, हरित क्रांति वाला जो था ना, HYV सीड्स आए थे यहाँ पे, थोड़ा सस्ता पड़ता है उस मामले में। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 23 की ओर। एक्चुअली क्या है, मैंने सुबह रिकॉर्डिंग की थी 22 तक, और आपको मैंने पढ़ा भी दिया था। मैं वीडियो को मर्ज कर रहा हूं ताकि क्या एक ही वीडियो में आपको ये पूरे 1 मार्क इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए। अभी मैं पॉइंट नंबर 23 की बात करता हूं, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाया था, मुझे जाना पड़ गया था। तो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट्स। देखो लिखा हुआ है स्वयं सहायता समूह, किसकी बात कर रहा है? स्वयं सहायता समूह, ठीक है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात कर रहा है। और अति लघु साख कार्यक्रम किसके डैश के संदर्भ में एक उभरता हुआ विषय है। तो किसके संदर्भ की बात कर रहा है? ग्रामीण साख के संदर्भ की बात कर रहा है। तो स्वयं सहायता समूह और अति लघु साख कार्यक्रम, ठीक है ना। इसने बोला डैश के संदर्भ में एक उभरता हुआ विषय है, तो किसके संदर्भ में? ग्रामीण साख। तो अगर कोई अदर ऑप्शन दिया हुआ तो उसको प्लीज इग्नोर कर देना, यहाँ पे ग्रामीण साख आएगा। क्लियर है। आगे फसल उत्पादन का विविधीकरण यानी डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहा है।
बाजार जोखिम को क्या करता है, न्यूनतम करता है। ये मैं थ्योरी में पढ़ा चुका हूं, क्योंकि आप अब अदर एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट करते हो, जिससे क्या होता है, जो जोखिम होता है ना वो आपका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर? चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने 2 पॉइंट आपको समझा दिए। स्वयं सहायता समूह और अति लघु साख का जो साख कार्यक्रम होता है वो ग्रामीण साख, जो ग्रामीण साख के संदर्भ में एक उभरता हुआ विषय है। नंबर 1। नंबर 2, फसल उत्पादन का विविधीकरण बाजार जोखिम को क्या करता है, न्यूनतम करता है। व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद डैश को भारत में व्यवहार में लाया गया। किसको लाया गया व्यवहार में? सामाजिक बैंकिंग की अवधारणा। किसकी? सामाजिक बैंकिंग की अवधारणा को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई की स्थापना 1955 में हुई थी। ये मैंने ऑलरेडी थ्योरी में पढ़ा दिया था। नाबार्ड की अगर हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है हिंदी में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है ना, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। जहां तक मुझे याद है इसकी इंग्लिश में फुल फॉर्म बनेगी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है ना, तो ये इसके फुल फॉर्म हो गए, जो कि आपको याद रखनी पड़ेगी। और फुल फॉर्म में याद रखना खेलता कैसे, मैंने आपको बताया ना, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण तक दे देगा सेम, या उसके बाद कुछ साख बैंक लिख देगा, कुछ भी पटांग चीजें लिख देगा, एक पॉइंट में गड़बड़ करेगा कहीं ना कहीं और आप फंस जाओगे। इसलिए प्लीज जो भी फुल फॉर्म में पढ़ाता हूं उसको बिल्कुल डीप देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, वरना फुल फॉर्म में गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि आपको सारी फुल फॉर्म सही लग रही होती है ना। और दूसरा, आपके नाक में दम पता किसने किया हुआ है? जो रीजन और अजर्शंस वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, है ना, जिसमें तथ्य एंड ऑल वाली चीजें जो होती हैं, जिसमें पॉइंट जो ए है वो क्या नाम है, एजर्सन सही है और बी जो है वो गलत है, समथिंग दिस दैट जो होता है। ठीक है ना, इस टाइप की चीजें जो है वो पूछता है जब आपसे, तो आपको दिक्कत हो जाती है उसमें रीजन अजर्सन वाले में। तो चलो उसको भी देखेंगे आगे जाके, बट वो भी पता आराम से हैंडल हो सकता है। अगर आपने पूरी थ्योरी की क्लास देखी है ना तो बहुत आसानी से हैंडल हो जाता है, वो मैंने देखा है। ठीक है ना, पता नहीं क्यों आप नहीं पढ़ते हो, पल्ले नहीं पड़ता इस चीज का। तो चलो, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में इसकी स्थापना हुई थी नाबार्ड की, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा 1 नंबर में। आगे आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता में हुई थी। बट आपको ये सबसे ज्यादा ना ये याद रखना है इसमें 1935 में, बाकी पूछे ना पूछे बट 1935 आपको पता होना चाहिए। बट मैंने पूरा लिखा हुआ है 1 अप्रैल 1935 कोलकाता, पूरा बताया हुआ आपको। व्यापारी बैंकों का राष्ट्रीयकरण अगर आपसे को पूछे तो 1969, ये आपको याद रखना है। ये आपकी मर्जी है, आप चाहो तो ना रखो, ठीक है, छोड़ भी सकते हो उस पॉइंट को। भारत सरकार ने इसमें 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। कितने का किया था? 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था तब। क्लियर? वर्तमान में भंडारण के अभाव में कृषि का कितना 10% से अधिक उत्पादन क्षतिग्रस्त हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ भंडारण की सुविधा जो है ना वो थोड़ी कम है, मतलब पर्याप्त मात्रा में, मतलब क्या हो, पर्याप्त नहीं है वो। ठीक है ना, भंडारण की जो सुविधा वो पर्याप्त नहीं है, जिसके कारण बहुत सारा अनाज खुले में रह जाता है, बहुत सारी चीजें खुले में रह जाती है, जिससे वो क्षतिग्रस्त हो जाती है। क्लियर है? 10% से अधिक उत्पादन। चलो, एमएसपी फुल फॉर्म बात करें तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है ना, यानी न्यूनतम समर्थन कीमत, ये आपको याद रखना पड़ेगा। एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम, ये आपको याद रखना पड़ेगा, काफी अच्छे पॉइंट्स है इसमें। पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये अच्छा पॉइंट था। और लगभग 90%, बेटा 90 है, ठीक है, ये 9 है, बेचारा मर गया, ठीक है, बट थोड़ा अच्छा बना लेते हैं। हाँ अब ठीक है ना, तो लगभग 90% जो है कृषि विपणन व्यवस्था पर किसका है? निजी व्यापारियों का नियंत्रण बना हुआ है। क्या कह रहे हैं? लगभग 90% कृषि विपणन, कृषि विपणन मतलब एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की बात कर रहा है। अभी भी एग्रीकल्चरल मार्केटिंग पर क्या बोल रहा है? 90% के आसपास पे तो किसका है? निजी व्यापारियों का नियंत्रण बना हुआ है। तो इसका मतलब सरकारी का कितना होगा? 10% खाली, 10% के आसपास सरकारी का है, निजी का कितना है? 90% के आसपास है। तो ये आपको दोनों याद रखने चाहिए, है ना, 10% सरकारी में आ जाएगा इसका मतलब। तो ये तो वो कॉमन वो है ना, पता चल जाता है, जब निजी का हाथ में 90 के आसपास है तो 10 के आसपास उसके पास होगा। तो चलो 34 तक तो हमने एटलीस्ट कंप्लीट किए। ठीक है ना, सोने से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं इसको खत्म कर दूं जैसे तैसे करके, ठीक है, वरना फिर नींद नहीं आएगी ना, आधा अधूरा रह जाएगा चैप्टर। तो मैं इसको कंप्लीट करने के पर्पज से ही मैं वीडियो टाइम बना रहा हूँ रात को ये। चलो उतारो आप फटाफट से। तो आगे देखिए, पॉइंट नंबर 35, वर्तमान में पशुपालन, जिसको हम पशुधन खेती भी कहते हैं, तो पशुपालन जो है सारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 70 लाख,
कितना लिखा है 70 लाख छोटे तथा सीमांत किसानों के लिए क्या है रोजगार का अल्टरनेटिव यानी वैकल्पिक स्रोत है। तो अगर आपसे कोई पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि पशुधन बोलो या फिर पशुपालन बोलो, सारे जो देश के यानी अगर देश में जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं तो उनका अगर देखा जाए तो 70 लाख लगभग 70 लाख जो छोटे और सीमांत किसान हैं उनके लिए क्या रोजगार का क्या वैकल्पिक स्रोत है। क्लियर। पॉइंट नंबर 36, डैश की अवधि के दौरान, कौन सी अवधि 1951 से 2016 यानी जब पहली पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी तब से बात कर रहा है। तो 1951 से 2016 की अवधि के दौरान दुग्ध उत्पादन यानी दूध की बात कर रहा है में 10 गुना की बढ़ोतरी देखी गई, यानी लगभग 10 गुना बढ़ गया है, लगभग 10 गुना बढ़ गया है, सबसे बड़ी बात है। ठीक है। बट यहाँ पे बेकार चीज ये है कि इसमें कुछ मिलावटी दूध है तो कुछ नॉर्मल दूध आपको होता है। ठीक है। बहुत सारा दूध तो ऐसी नदी ना वो क्या है नदी में नालों में बहा दिया जाता है, अगर आपको पता ना हो तो अगर आप न्यूज पढ़ो तो बहुत सारा बहा दिया जाता है, क्योंकि जितना हमारे यहाँ क्या बोलूं मैं कि सही दूध मिलता है उतना ही बेकार दूध भी मिलता है, मिलावटी दूध भी। ठीक है। ये सबसे ज्यादा दिक्कत है इंडिया में। चलो अभी तो जो हम पढ़ रहे हैं उसे पढ़ लेते हैं। तो 1951 से 2016 की अवधि के दौरान दुग्ध उत्पादन क्या है लगभग 10 गुना बढ़ गया है। मुझे नींद आ रही है। ठीक है। तो फटाफट से इसे खत्म करते हैं। भारत में कुल पशुधन में मुर्गी पालन ने 58% भाग ले रखा है, यानी मुर्गी पालन क्या 58% तो मुर्गी पालन होता है। ठीक है ना। और गाय भैंस ने 24% यानी बहुत 24% जो है वो गाय भैंस पाल मतलब का जो कवरेज है ना वो गाय भैंस के नाम पे है। तो मुर्गी पालन कितना हो रहा है 58% हो रहा है, गाय भैंस 24% पाली जाती है। ठीक है ना। और बकरी भीड़ में देखा जाए तो 16%। 2012 के हिसाब से देखें तो भारत में 300 मिलियन गायें भैंसे थी जिसमें 108 मिलियन तो भैंसे हैं। ठीक है ना। तो गाय और भैंसे 300 मिलियन के आसपास 2012 में बात हुई थी। और 108 मिलियन की अगर हम बात करें तो ये मिलियन है, मैंने एम मतलब मिलियन की बात कर रहा, आप हिंदी में लिख सकते हो मिलियन। इसमें से 108 क्या है भैंसे हैं। ठीक है ना। मेरे हिसाब से शायद ये होना चाहिए डेटा, क्योंकि बुक में शायद ये लिखा हुआ है कि 300 मिलियन गायें हैं। ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से 300 मिलियन गायें प्लस भैंसे थी जिसमें 108 मिलियन क्या है भैंसे थी। ठीक है ना। तो दोनों मिला के 300 मिलियन है जिसमें से भैंसे 108 मिलियन है। क्लियर है ना। तो सबसे ज्यादा किसका कौन सा पालन होता है मुर्गी पालन सबसे ज्यादा होता है 58%, गाय भैंस 24% और बकरी भेड़ 16% पाली जाती है। क्लियर। आगे ऑपरेशन फ्लड, अगर आपको याद हो ना तो मैंने सर पहला ही पॉइंट जो था ना वो ऑपरेशन फ्लड के बारे में करवाया था गुजरात में 1966 समथिंग बहुत कुछ बताया था, है ना। तो प्लीज वहां पे ये भी लिख लीजिए ऑपरेशन फ्लड को श्वेत क्रांति कहते हैं। तो वहां पे पहले पॉइंट पे जरूर जाके लिख लेना ताकि आपको याद रहे कि अगर आपसे कोई पूछेगा तो इसका मेन केंद्र कहां पे था तो गुजरात में था। तो श्वेत क्रांति पूछे चाहे ऑपरेशन फ्लड पूछे दे बोथ आर सेम, 1966 ही बात करेंगे इसमें भी। ठीक है ना। तो प्लीज वहां पे श्वेत क्रांति लिख देना ब्रैकेट में ऑपरेशन फ्लड के बीच में। ठीक है ना। हाँ। कुल मत्स्य पालन में अंतर्वर्ती स्रोत मैंने बताए थे नदियां तालाब झील में ने कितना 75% योगदान देते हैं मत्स्य पालन में, यानी 65% मतलब नींद के झोंके पड़ गए मेरे को लग रहा है। ठीक है। तो जितनी जल्दी हो सके निपटाओ उसको ना तो हो गया काम। मैं तो क्या क्या बोल रहा हूँ मुझे खुद ही नहीं पता। ठीक है। तो कुल मत्स्य उत्पादन में अंतर्वर्ती स्रोत जो है वो 65% यानी जो नदियां झीलें और तालाब है ना तो उसमें कितने 65% जो प्रतिशत तो उसमें क्या है पाली जाती है मछलियां, जो आपको देखा होगा लोग लाते हैं खाने पीने समथिंग दिस दैट। तो 65% तो वहीं पाली जाती है। और महासागर स्रोत में कितने 35% पाली जाती है, मतलब यहाँ पे उसका योगदान। अब बच्चा पता है क्या सोचता है यार नदियां झीलें तालाब तो होते हैं छोटे और महासागर होता है बहुत बड़ा, तो महासागर में ज्यादा पाली जाती होगी। अरे नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पाली जाती है। यहाँ तो बहुत रेयर केस है क्योंकि 35% फिर भी है बहुत बड़ी बात है, बुक में लिखा हुआ था लिख दिया मैंने। वरना भाई साहब महासागर में अगर मछलियां पालोगे भाई साहब तो मिलेगी भी नहीं, वो कहाँ गायब हो जाएगी पता नहीं चला। महासागर इतने तो होते नहीं छोटे छोटे कि तुमने पकड़ दिया एरिया कवर कर लोगे, है ना। तो यहाँ सबसे ज्यादा पाली जाती है, याद रखना। तो 65% जो है अंतर्वर्ती स्रोत में है, यानी नदियां तालाब झीलों में 65% रखा गया है और महासागर स्रोत में 35%, 65 और 35 शायद मैंने सही बोला है। ठीक है ना। चलो मत्स्य के निर्यात विपणन मतलब आप जब एक्सपोर्ट करते हो तो उसकी मार्केटिंग में कार्यबल का कितना 60% है। और आंतरिक विपणन मतलब घर के अंदर, यानी घर मतलब आपका घर नहीं बेटा देश की बात कर रहा है, देश में
कार्यबल का लगभग 40% भाग क्या है, किसका, महिलाओं ने घेर रखा है। यानी महिलाएं इस काम में प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं लगी सारी सारी, बट इनडायरेक्ट तरीके से चल रहा है इसमें काम, ठीक है। तो 60% निर्यात विपणन में लगी हुई महिलाएं, और आंतरिक में कितना है, 40% भाग क्या, महिलाएं, ठीक है ना। इन विपणन में 40% भाग किसका है, महिलाओं का है। चलो, बागवानी कृषि उत्पाद के मूल्य में लगभग, बागवानी जो होता है, बागवानी वो कृषि उत्पाद के मूल्य में लगभग 1/3, ठीक है, योगदान देती है। और भारत के जीडीपी में कितना योगदान उसका, 6% है। तो अगर कोई बोलेगा बागवानी जो है वो कृषि उत्पाद के मूल्य में कितना योगदान देती है, तो आप बोलोगे 1/3, 1/3। और जीडीपी में कितना करती है, तो 6%, ठीक है ना। पानी पीना पड़ेगा लगता है, तो नींद के झोंके ज्यादा हो रहे हैं। चलो लास्ट पॉइंट देखते हैं इसका क्या है। जैविक कृषि के लिए क्या है, श्रम गहन प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। श्रम गहन मैंने बताया था, जिसमें श्रम का जो यूज होता है वो ज्यादा होता है, किससे, पूंजी से, यानी लेबर का यूज ज्यादा होता है कैपिटल से, है ना। तो श्रम गहन, और भारत में तो श्रम की तो बड़े बहुलता है ना, इसलिए जैविक कृषि भारत के लिए अच्छी भी है। श्रम गहन है भाई साहब, बहुत पॉपुलेशन भारत के पास, ठीक है। तो जैविक कृषि वैसे भी श्रम गहन प्रक्रिया की आवश्यकता होती है जैविक कृषि के लिए, और भारत में तो वैसे श्रम गहन अच्छा भी है, तो जैविक कृषि भारत के लिए अच्छी है वैसे, ठीक है ना। चलो अभी कुछ और पॉइंट्स हैं उनको भी खत्म करते हैं फटाफट से। तो आगे पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 44। और देखो मैं एक बार दोबारा बोल रहा हूँ कि कुछ 1 नंबर के पॉइंट्स वीडियोस में भी कवर हो रखे हैं, जो फुल लेक्चर्स होते हैं उसमें कवर हो रखे हैं, तो प्लीज वहां भी जाके देखिए कि हमने 7% एंड ऑल बहुत सारी चीजें बताई भी है वहां पे भी, जो 1 नंबर में आती है, ठीक है। तो प्लीज उसको कवर जरूर करो, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, वो आपके भले के लिए करता हूँ, ठीक है ना। तो उनको प्लीज रिपीट कर लेना, वहां पे भी आपको कुछ 1 नंबर के पॉइंट्स मिलेंगे। कुछ मैंने वो एरो एरो बनाए थे, मुझे याद आ रहा है, और वहां पे 7% एंड ऑल वहां पे कुछ लिखवाई थी चीजें, ठीक है। चलो, वर्तमान में कुल मत्स्य पालन, ठीक है, मत्स्य उत्पादन जो है हमारा, वर्तमान में कुल मत्स्य उत्पादन कुल जीडीपी में कितना योगदान कर रहा है, 0.9%, कितना, 0.9% का योगदान कर रहा है। तो वर्तमान में कुल जो हमारा मत्स्य उत्पादन है वो जीडीपी में क्या कर रहा है, कुल जीडीपी में आपका 0.9% योगदान करता है। पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान, मैंने आपको बताया था ना कि अदर अल्टरनेटिव चैनल भी थे, वैकल्पिक माध्यम भी था, ठीक है ना, कृषि विपणन का जो हमारा क्या नाम है मार्केटिंग थी, उसके कुछ अदर चैनल भी थे, जिसमें मैंने आपको बताया था, एक तो एमएनसीज वाला बताया था, है ना, संविदा बिक्री वाला, और एक बताया था मैंने आपको जहां तक है ये वाला शायद, किसानों द्वारा उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष बिक्री, यानी सीधे किसान क्या उपभोक्ताओं को माल बेच रहे हैं। तो ये मैंने 2 बताए थे ना वहां पे, तो याद रखना उनको आपको पढ़ना पड़ेगा, वो भी वहीं पे 1 नंबर के पॉइंट्स कवर हो रखे हैं, ठीक है। बस मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ सुनो, किसानों द्वारा उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष बिक्री, इसमें देखो क्या होता है, जैसे क्या नाम है, अगर मैं बोलूँ कि पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान, इसमें किसानों ने प्रत्यक्ष बिक्री के लिए क्या करा, ये चीजें ओपन हो रही वहां पे, अपनी मंडी हो गया बिग बाजार, ये यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में अपनी मंडी बिग बाजार टाइप की चीजें ओपन हो रही है, जिससे किसान डायरेक्टली क्या करता है, उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष बिक्री करता है। जहां तक मैंने इसको समझाई इसी तरह से समझ पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश में रायथू बाजार और तमिलनाडु में उझावर उझावर मंडी, ठीक है। तो ये याद रख लेना, कहीं पूछ ले क्या बता, वैसे तो पूछना नहीं चाहिए ये। रायथू बाजार कहाँ पे मिलेगा आपको, आंध्र प्रदेश में, और तुम्हारे तमिलनाडु में उझावर मंडी। बाकी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में अपनी मंडी बिग बाजार टाइप की चीज है, ताकि किसान जो है उपभोक्ता को डायरेक्ट सेल कर सके, प्रत्यक्ष बिक्री कर सके, ठीक है ना। आगे, वह स्थिति जिसमें किसान अपनी फसल को कटाई के तुरंत बाद बेचने के लिए विवश हो जाता है, यानी वो स्थिति जब किसान फसल को कटाई कर रहा है और उसका तुरंत बेचने को विवश हो गया, क्यों, बेचारा मजबूत है, उसकी मजबूरी होगी कोई ना कोई उसकी, और फिर चाहे बाजार में कीमत, क्या लिखा है, कितनी भी कम क्यों ना हो, यानी बाजार में कीमत क्या चल रही है उससे उसको कोई मतलब नहीं है, उसको बस बेचना है, कैसे भी बेचना है, अब चाहे उसको घाटा हो या प्रॉफिट हो उसे मतलब नहीं। तो उसने बोला फिर चाहे बाजार में कीमत कितनी भी कम हो, उसे कहते हैं आपात बिक्री, यानी आपात बिक्री, यानी उसको जल्दीबाजी में बेचना पड़ रहा है, संकट है बेचारे के ऊपर, तो क्या कटाई के तुरंत बाद बेच देता है, फिर चाहे रेट उसे कुछ भी मिले। क्लियर हो गया, ठीक है, आपात बिक्री। आगे लिखा, भारत में रोजगार का महत्वपूर्ण क्षेत्र गैर कृषि क्षेत्र कौन सा है, पशुपालन। तो महत्वपूर्ण ऐसे पढ़ सकते हैं, भारत में रोजगार का महत्वपूर्ण
गैर कृषि क्षेत्र क्या है? पशुपालन है। तो भारत में रोजगार का महत्वपूर्ण गैर कृषि मतलब जो कृषि के अलावा दूसरी चीज की बात कर रहा है, ठीक है। तो कृषि के अलावा दूसरी चीज में सबसे जो मतलब अच्छा जो रोजगार का साधन है, तरीका है, वो है पशुपालन। क्लियर हो गया? तो गैर कृषि के अंदर आता है। कृषि में तो वही आएगा ना, आप कुछ उगाओगे, ये सब जो होता है अनाज एंड ऑल, तो वो कृषि में आता है। बट उसके अलावा अगर आप कुछ और कर रहे हो उसे गैर कृषि बोला जाता है। क्लियर है ना? तो उसको आपको याद रखना है। और प्लीज इस पॉइंट को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इसमें ये कहीं ये लिखा आएगा, मान लो कि जब किसान कटाई कर रहे हैं उसका तब बेच रहे हैं जब उसको प्रॉफिट हो, तो बेटा फिर वो आपात थोड़ी ना, जब वो सोच समझ के बेच रहा है कि तब बेचूंगा जब प्रॉफिट होगा, कीमत हाई होगी, तो उसको फिर आपात बिक्री नहीं। आपात बिक्री तब होता है उसने काटा, उसको ये नहीं, अब वो क्या प्रॉफिट और लॉस उसे मतलब इसमें, बट बेचना ही बेचना है, कैसे भी अगर माल निकालना है उसको, मतलब वो जो उत्पादन किया सब उसको बेचना है, तो उसे आपात बिक्री कहते हैं। क्लियर है? तो मेरी तरफ से बच्चे ये एंड होता है। कुछ एक नंबर के पॉइंट्स मैंने बताया चैप्टर में भी कवर हो रखे, तो प्लीज वो वहां से कवर आपको करने चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी मैंने आपको पूरा तो करवा ही दिया है इसे, ठीक है ना। मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर ली है, अब मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। बाय बाय, टाटा बाय बाय आपको भी, ठीक है ना। और फिर मिलते हैं फिर टर्म 2 की बात, है ना, टर्म 2 के आसपास मिलते हैं। बाकी अगर कोई वीडियो डालने का मन करेगा तो मैं इससे रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियो डाल दूंगा बीच में, ठीक है ना। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, टर्म 2 की ऑलरेडी क्या है, काफी सारी वीडियोस बनी हुई है, और मैं धीरे धीरे टर्म 2 की वीडियोस भी डालता रहूंगा अभी से ही, ठीक है, ताकि आपको जल्दी मिल जाए सारी वीडियोस। पूरी कोशिश अपनी तरफ से रहेगी, बाकी ऊपर वाले की कृपा। डन? तो फिर आपको धन्यवाद, और अपने पेपरों की अच्छे से तैयारी करो। थैंक यू दोस्तों।